किस्मत ने एक अरबपति को 200 साल पुरानी बर्फ जैसी खूबसूरत लड़की से मिला दिया। लेकिन जब सीईओ की मोहब्बत ने उस बर्फ को पिघला दिया, तो उसे अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ी। क्या सदियों पुराना ये प्यार जीत पाएगा? जानने के लिए देखिए। कहानी की शुरुआत एक अजीब से अंडरग्राउंड हॉल से होती है, जहां कई अमीर लोग एक लड़की पर बोली लगाते दिखाई देते हैं। पहली ही नज़र में साफ पता चलता है कि यह कोई साधारण लड़की नहीं है। सब उसे आइस ब्यूटी कहकर बुला रहे होते हैं। एक एक करके बोलियां बढ़ती जाती हैं। 5 मिलियन, 10 मिलियन, फिर कोई पेस्ट मिलियन तक बोल देता है। फीस मिलियन लगाने वाला आदमी आगे बढ़कर आइस ब्यूटी को छूने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही उसकी उँगलियां उस लड़की की स्किन को टच करती हैं, उसे जोर का झटका लगता है और वो वहीं गिर पड़ता है, मानो उसकी बॉडी में बिजली दौड़ गई हो। इसके बाद सीन कट होता है और हम दूसरे कमरे में पहुंचते हैं, जहां एक आदमी अपने बॉस सीईओ को रिपोर्ट देता है। सर, आइस ब्यूटी की बोली 50 मिलियन तक पहुंच चुकी है और अच्छी खबर यह है कि हमने ये बोली जीत ली है। यह सुनकर सीईओ तुरंत आइस ब्यूटी के पास जाने लगता है। उधर आइस ब्यूटी अचानक अपनी नीली चमकती आंखें खोलती है। वह बेहद खूबसूरत दिखाई देती है। उसका असिस्टेंट जानकारी देता है कि यह एक 200 साल पुराना कैप्सूल है, जिसमें उसे सील करके रखा गया था। वह पूछता है कि क्या कैफिन खोल दें। सीईओ उसे स्विच ढूंढने को कहता है और खुद कंटेनर के पास जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, पूरा कमरा अचानक कांपने लगता है। भूकंप जैसा झटका आता है और उसी के पल में आइस ब्यूटी कैफिन से बाहर आ जाती है। वह जैसे ही बाहर निकलती है, तुरंत सीईओ को हग करने के लिए आगे बढ़ जाती है। ये देख सीईओ हल्का सा स्माइल कर देता है। साथ खड़ा असिस्टेंट हैरान रह जाता है। उसे पहली बार अपने बॉस के चेहरे पर किसी लड़की को देखकर मुस्कान दिखी थी। सीईओ जब उसे हग नहीं करता, तो आइस ब्यूटी खुद उछलकर उसके ऊपर आ गिरती है। असिस्टेंट शर्माते हुए वहां से हट जाता है। तभी सीईओ एक नाइफ निकालकर कहता है, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितने में खरीदा है? अब वो पैसे कैसे चुकाओगी? आइस ब्यूटी घबराते हुए पूछती है, क्या क्या आप मुझे मारने वाले हैं? सीईओ नाइफ को उसकी तरफ बढ़ाकर कहता है, नहीं, मुझे तुम्हारा खून चाहिए। आइस ब्यूटी अपना हाथ आगे करके मासूमियत से कहती है, ठीक है, लेकिन ध्यान से, बस हल्का सा कट लगाना। जैसे ही सीईओ उठने की कोशिश करता है, अचानक उसके सीने में तेज दर्द उठता है और वह वहीं नीचे गिर जाता है। गिरते गिरते वह इशारा करता है कि लड़की खुद अपने हाथ पर कट लगाकर खून निकाल दे। वह ऐसा करने ही वाली होती है कि सीईओ अचानक रोक देता है। उसके हाथ को पकड़कर महसूस करता है कि लड़की का बदन बर्फ जैसा ठंडा है। वह उसे देखकर चौंक जाता है और उसे अपनी बाहों में लेकर सो जाता है। अगले सीन में आइस ब्यूटी को दिखाया जाता है, जो खाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चॉपस्टिक पड़ना उसे बिल्कुल नहीं आता। वह बार-बार ट्राई करती है, लेकिन हर कोशिश फेल हो जाती है। इस बीच सीईओ उसकी पूरी बैकग्राउंड चेक निकलवाता है। असिस्टेंट बताता है कि आइस ब्यूटी को लैब से चोरी करके ब्लैक मार्केट में लाया गया था। उसकी खूबसूरती और अनोखी क्षमताओं को देखकर लोग उसके ऊपर भारी रकम खर्च करने को तैयार थे। लेकिन सही समय पर सीईओ पहुंच गया और उसने उससे खरीद लिया। इधर आइस ब्यूटी हार मानकर चॉपस्टिक सीईओ को देकर उस खाना खिलाने का इशारा करती है। सीईओ मुस्कुराकर उसे अपने पास बैठा लेता है और शांत लहजे में कहता है, मुझे भूख लगी है। आइस ब्यूटी दोनों हाथों में चॉपस्टिक पकड़कर उसे खाना खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन खाना फिसल कर गिर जाता है। वह तुरंत सॉरी बोलती है। सीईओ उसका नाम पूछता है। आइस ब्यूटी सिर हिलाकर बताती है कि उसका कोई नाम नहीं है। वह उसके कंधे पर अपना सिर रखकर थोड़ा इमोशनल हो जाती है। सीईओ धीरे से कहता है, तो अब से तुम्हारा नाम चवन है, और उसके माथे पर हल्का सा किस करता है। चवन पहली बार हल्के से मुस्कुरा देती है। तभी सेक्रेटरी आकर बताता है, सर, सेकंड मास्टर आपको फॉलो कर रहे हैं। सीईओ तुरंत चवन को अपना कोट पहनाकर उसे अपनी बाहों में उठाकर बाहर ले जाता है। कार में बैठते हुए असिस्टेंट पूछता है, सर, चवन का ब्लड इस्तेमाल करते ही आप ठीक हो सकते हैं, फिर आप उसका खून क्यों नहीं ले रहे? सीईओ उसकी बात सुनकर खिड़की की तरफ नहीं देखता, बल्कि चवन को प्यार से देखता रहता है। असिस्टेंट मन ही मन सोचता है कि बॉस तो अभी इस लड़की से मिले हैं, लेकिन उनका रवैया कितना बदल गया है। इसके बाद सीईओ चवन को एक रूम में छोड़कर कहता है कि वह यहीं रुके। उसके जाते ही चवन की स्माइल गायब हो जाती है। अम, वह धीरे से कहती है, कुछ लोग मुझे पकड़ने यहाँ आए हैं। वह दरवाज़ा खोलती है और बाहर सच में कुछ लोग खड़े होते हैं, जो उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देते हैं। एक औरत कहती है, इसके खून से हर बीमारी ठीक हो सकती है। इसके लिए हमें भारी रकम मिलेगी। उसके साथी की नज़र चवन की बॉडी पर जाती है और वह गंदी नीयत से कहता है, इसकी बॉडी भी काफ़ी सही है, क्यों ना आज रात इसे मेरे पास रहने दो। औरत गुस्से में जवाब देती है, इसके शरीर पर एक भी निशान नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो इसकी कीमत कम हो जाएगी। अचानक चवन अपनी मैजिक पावर से उन्हें दूर फेंक देती है। वे लोग डरकर पीछे हट जाते हैं।
चवन उनकी हालत देखकर खुश होती है। उधर सीईओ पर कोई बंदूक ताने खड़ा होता है। सीईओ मौका देखकर उसकी गन छीन लेता है, लेकिन दूसरा आदमी फिर उस पर गन तान देता है। इतने में मास्क पहनी एक लड़की अचानक आती है और सीईओ की जान बचा लेती है। सीईओ उसे कुछ सेकंड तक बस देखता रह जाता है। तभी असिस्टेंट भागते हुए आता है और कहता है, सर, ये सब कराने वाला कोई और नहीं। सीईओ जैसे तैसे वहां से जान बचाकर बाहर निकलता है तो उसके सामने वही मास्क पहनने वाली लड़की खड़ी होती है। वह जल्दी से कहता है कि यह सब सेकंड मास्टर का काम है, हमें तुरंत यहां से निकलना होगा। यह सुनते ही लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है और दोनों तेजी से एक नजदीकी होटल की ओर भागते हैं। अंदर पहुंचते ही सीईओ का असिस्टेंट हालात देखने बाहर जाता है और कहता है, साहब, मैं चेक करके आता हूं कि बाहर खतरा तो नहीं है। जैसे ही वह निकलता है, कमरे में अजीब सी खामोशी छा जाती है। सीईओ उस लड़की की तरफ मुड़कर पूछता है, आखिर तुम हो कौन और तुमने मेरी जान क्यों बचाई? लड़की धीमी आवाज में जवाब देती है, पहले तुमने मेरी जान बचाई थी और अब मेरा हिसाब पूरा हो गया। सीईओ उससे सच सच जानने ही वाला था कि तभी बाहर से लोगों के कदमों की आवाजें आने लगती हैं। लड़की अचानक उसे अपनी तरफ खींच लेती है और उसके होंठों पर किस कर देती है, जैसे दोनों किसी इंटीमेट मोमेंट में हों। वह फुसफुसाकर कहती है, कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, वो लोग मुझे बेचना चाहते हैं, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सीईओ हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, मेरा भी पीछा हो रहा है, शायद हम दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है। फिर वह उसे किस करते हुए धीरे से बेड पर लेटा देता है। इसी दौरान सीईओ की नजर लड़की की गर्दन पर पड़ती है। एक छोटा सा तिल। वह एक पल के लिए रुक जाता है और उसके मन में सवाल उठता है, क्या ये वही है? इतने में असिस्टेंट वापस लौट आता है। उन्हें उस हालत में देखकर वह घबराकर दरवाजे से ही वापस मुड़ने लगता है, लेकिन सीईओ से रोक लेता है। मास्क गर्ल सीईओ के सीने पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराती है, हम फिर मिलेंगे। इसके बाद वह उसे एक फ्लाइंग किस देकर वहां से गायब हो जाती है। सीईओ खिड़की की तरफ देखता है और मन में सोचता है, मैं भी तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगा। दूसरी ओर जब सीईओ घर पहुंचता है, वह देखता है कि जुवन उसका इंतजार करते करते सोफे पर ही सो गई है। वह उसे उठाकर बेड की तरफ ले जाने ही वाला होता है कि बाहर कुछ आवाजें सुनाई देती है। सीईओ बाहर जाता है और देखता है कि उसका असिस्टेंट उन सभी आदमियों को पकड़े खड़ा है जिन्होंने उस पर हमला करवाने की कोशिश की थी। असिस्टेंट पूछता है, सर, इनका क्या करें? सीईओ बिना भाव बदले कहता है, इन्हें लैब टेस्ट में इस्तेमाल करो, हमारे पास सब्जेक्ट्स की कमी है। इतना कहकर वह पलटकर जाने लगता है, लेकिन जुवन छिपकर यह सब देख चुकी होती है और वह डर से कांप रही होती है। उधर अचानक होटल के कमरे से चीख जैसी आवाज आती है। सीईओ और असिस्टेंट जब वापस दौड़कर पहुंचते हैं तो देखते हैं सारे आदमी रहस्यमय तरीके से मर चुके हैं। सिर्फ एक आदमी बचा होता है जो बुरी तरह कांप रहा होता है। वह रोते हुए कहता है, सर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो बस इस आदमी के कहने पर। उसका वाक्य पूरा भी नहीं होता और वह वहीं गिरकर मर जाता है। सीईओ अपने रूम में लौटता है तो देखता है कि जुवन उसे देखकर सहम जाती है। वह पूछता है, तुम यहां क्या कर रही थी? जुवन घबराकर जवाब देती है, मैं तो बस तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सीईओ उसके पास जाकर उसके बालों को पीछे करता है और अचानक उसकी नजर जुवन की गर्दन पर उसी तिल पर जाती है जिसे उसने मास्क गर्ल की गर्दन पर देखा था। सीईओ की आंखें फैल जाती हैं। तो तुम ही हो, मेरा शक सही था। तभी उसका फोन बजता है। दूसरी तरफ से खबर आती है कि उसके ग्रैंडफादर की तबीयत अचानक खराब हो गई है। सीईओ बिना देर किए वहां पहुंचता है, जहां उसके बाकी भाई बहन पहले से मौजूद होते हैं। वह तुरंत फैमिली डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है, लेकिन तभी पास खड़ी रूही बोल पड़ती है, अब क्या फायदा? इतने समय से इलाज नहीं हुआ, अब डॉक्टर क्या कर लेगा? यह सुनते ही सीईओ का गुस्सा फट पड़ता है। वह रूही की तरफ देखकर ठंडे और सख्त स्वर में कहता है, फालतू की बकवास मत करो। रूही चवन को घूरते हुए तिरछी आवाज में कहती है, ये लड़की कौन है? सीईओ बिना झिझक जवाब देता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है और तुम इससे दूर ही रहना, समझी? रूही का चेहरा उतर जाता है जबकि चवन शांत खड़ी रहती है। अंदर ही अंदर वह सोचती है, ग्रैंडफादर की तो सांसें अभी भी चल रही है। फिर ये लड़की इन्हें मारने के लिए इतनी बेचैन क्यों है? इसी बीच डॉक्टर अंदर आते हैं और ग्रैंडफादर की नब्ज चेक करते हैं। थोड़ी देर बाद चिंता भरी आवाज में कहते हैं, इनकी हालत बहुत गंभीर है, ये अपनी दवाइयां समय पर नहीं ले रहे थे, आपको बुरी खबर के लिए तैयार रहना होगा। डॉक्टर की बात सुनकर सीईओ का चेहरा सफेद पड़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे वह किसी भी पल गिर पड़ेगा। रूही और एक लड़का जल्दी जल्दी ग्रैंडफादर के कमरे की ओर भागते हैं, जैसे अचानक से उन्हें फिक्र हो गई हो। डॉक्टर फिर सीईओ को एक ईयररिंग दिखाते हैं और कहते हैं, ये इनके पास से मिला है। ईयररिंग देखते ही सीईओ की आंखों में आग जल उठती है।
वह जान जाता है कि ग्रैंडफादर की हालत बिगाड़ने के पीछे रूही का ही हाथ है। वह मन ही मन सोचता है, नहीं तो अचानक इतने बीमार कैसे हो सकते हैं? फिर वह अपने बचपन के वो सारे पल याद करता है जो उसने अपने ग्रैंडफादर के साथ बिताए थे। उसकी आंखें भर आती हैं। चवन उसके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कहती है, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सीओ उसे उठाकर उसके कमरे में ले जाता है और कहता है कि वह रेस्ट करे। पर जैसे ही सीओ वहां से निकलता है, चवन भी उठकर सीधा ग्रैंडफादर के कमरे में पहुंच जाती है। वह उनकी पल्स चेक करती है, सांसें चल रही थी। इसके बाद वह धीरे से अपना मैजिक इस्तेमाल करती है और कुछ ही पल में ग्रैंडफादर की सांसें सामान्य होने लगती हैं। तभी डॉक्टर अंदर आते हैं और चवन को वहां देखकर चौंक जाते हैं। डॉक्टर जब ग्रैंडफादर को दोबारा चेक करते हैं तो उनकी आंखें फैल जाती हैं। ये चमत्कार है, क्या आपने? लेकिन चवन कुछ कह पाती उससे पहले ही वह अचानक बेहोश होकर फर्श पर गिर जाती है। डॉक्टर जल्दी से उसे संभाल लेते हैं। अगला सीन चवन के कमरे का है, जहां वह आराम से बैठकर चिप्स खा रही होती है। डॉक्टर सीओ को खबर देते हैं कि ग्रैंडफादर अब बिल्कुल ठीक हैं, आप चाहे तो उनसे मिल सकते हैं। सीओ जाने लगता है, तभी चवन प्यार से उसे चिप्स खिलाती है और वह मुस्कुरा देता है। सीओ के जाने के बाद डॉक्टर पूछते हैं, क्या आपने ही ग्रैंडफादर को ठीक किया और ये आपने किया कैसे? चवन उसके हाथ पर हाथ रखती है और मुस्कुराकर कहती है, आपके पूर्वज सीचो थे ना? डॉक्टर हैरान हो जाते हैं, हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? चवन शांत स्वर में जवाब देती है, क्योंकि मैंने ही उन्हें सिखाया था, वो मेरे शिष्य हुआ करते थे। डॉक्टर स्तब्ध रह जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है सीओ और उसके ग्रैंडफादर की देखभाल पर। सीओ डॉक्टर को जिम्मेदारी सौंपते हुए कहता है, अब इनका पूरा ख्याल आप रखेंगे। ये सुनकर रूही चिढ़ते हुए बोलती है, क्या इन्हें सारी जिम्मेदारी देना ठीक है? सीओ गुस्से से उसे घूरते हुए कहता है, अगर तुम्हें कुछ नहीं आता तो चुप रहो। रूही का चेहरा तमतमा जाता है। इसके बाद हम उसे अपनी मेड के साथ देखते हैं। वह हाथ में वही ईयररिंग लिए परेशान सी कह रही होती है, सीओ को सब पता चल चुका है, पर वो अब तक चुप क्यों है? कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? मेड जवाब देती है, अगर अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया तो शायद आगे भी नहीं करेंगे। रूही गुस्से में दांत भींचती है और कहती है, सारे सबूत मिटा दो और सीसीटीवी फोटो भी। तभी कमरे की सारी लाइटें अचानक तेजी से फ्लिकर होने लगती हैं और बंद हो जाती हैं। अगले ही पल एक काला साया उन दोनों पर झपटता है। कमरा ठंडी हवा से भर जाता है। दोनों डर के मारे चीख पड़ती हैं। अगली सुबह रूही चवन के पास आती है और गुस्से में कहती है, रात तुम ही थी जो हमें डराने आई थी, है ना? आखिर तुम हो कौन? ग्रैंडफादर की जान तुक्के में बचा दी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद को महारानी समझने लगो। और हाँ, मैंने चेक किया है, तुमने किसी मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई ही नहीं की। चवन धीमे से मुस्कुराती है और कहती है, तुमने मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की? फिर भी क्या कर लिया? तुम तो ग्रैंडफादर को मारने का प्लान बना चुकी थी। एक डॉक्टर ऐसा कभी नहीं कर सकता। रूही शौक में पीछे हट जाती है। वह धीरे से कहती है, किसी के सामने ये मत बोलना, लोग तुम्हें पागल समझेंगे। इसके बाद वह अपने किसी आदमी को कॉल करके कहती है, चवन की जन्म कुंडली निकालो। उधर सीओ की तरफ वह अपने आदमियों के साथ उस शख्स को पकड़ने गया है जिसने उस पर हमला करवाया था। उसका नाम यंग था। उसने एक लड़की की मदद ली थी जो यंग को व्यस्त रख रही थी। तभी अचानक सीओ पीछे से आकर यंग को पकड़ लेता है। वह उसे बांधकर टॉर्चर करने लगता है। फिर उसके पैरों में एक जहरीला इंजेक्शन डाल देता है। यंग दर्द से चीख उठता है। उसकी बॉडी धीरे धीरे पैरालाइज होने लगती है। वह चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें लगता है इससे सारी प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाएगी? तुम्हारा क्या हक? कितना नीचे गिरोगे? इस पर वह ताना मारते हुए कहता है, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि यह सब मैंने किया है? अगर एविडेंस नहीं है तो ये बकवास बंद करो। उसकी ऐसी बातें सुनकर सिहो का गुस्सा उफान पर आ जाता है। वह अपने असिस्टेंट को आदेश देता है, इसे मेरी आंखों के सामने से हटाओ और भेड़ियों के सामने फेंक दो। तभी इसे दर्द का असली एहसास होगा। उधर यंग के अचानक गायब होने की खबर जैसे ही मेट को मिलती है तो वह रूही से कहती है, सेकंड यंग मास्टर दिखाई नहीं दे रहे। लगता है इसके पीछे सीयू का ही हाथ है। आपको भी बहुत संभल कर रहना चाहिए। दूसरी ओर जुवन आराम से खा पी रही होती है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि सीओ आ रहा है वह तुरंत सोने का नाटक करने लगती है। उसे ऐसा करते देखकर सीओ मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता। वह धीरे से चवन के पास जाता है और उसे अपनी तरफ खींचकर किस करने लगता है। फिर वह उसे बेड पर ले जाकर पूछता है, ये बैड हैबिट तुम्हें किसने सिखाई? जुवन मासूम बनकर दिख गया, कौन सी बैड हैबिट? ये सब मैंने तो सिर्फ आपसे सीख लिया है। इसके बाद दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और माहौल काफी रोमांटिक हो जाता है। अगली सुबह का सीन चवन उठती है तो सीओ उसके लिए नाश्ता लेकर आता है। नाश्ता रखते हुए उसकी नज़र चवन की बॉडी पर पड़ती है,
जहां पिछली रात की वजह से कई लव बाइट्स के निशान बने होते हैं। उसे देखकर वह पूछता है, अगर मुझे कभी तुम्हारे बल की जरूरत पड़े तो क्या तुम दोगी? चवन बिना सोचे अपना हाथ आगे कर देती है, जिससे साफ पता चलता है कि वह उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये देखकर सीओ हल्के से मुस्कुरा देता है। अगला सीन, शॉपिंग। चवन और सीओ एक शॉप में होते हैं जहां चवन की निगाह एक खूबसूरत पॉकेट वॉच पर टिक जाती है। वो अब ओनर से इसके बारे में पूछती है तो वह बताता है, ये पॉकेट वॉच 200 साल पुरानी है और हमारी शॉप का सबसे महंगा आइटम भी यही है। ये सुनकर चवन सीओ की तरफ देखते हुए बच्चे की तरह जिद करती है, मुझे ये चाहिए। उसकी जिद देखकर सीओ वह वॉच खरीद लेता है। चवन को वॉच मिलती है तो उसके चेहरे पर हल्का सा सुकून आ जाता है। फिर वह सीओ से पूछती है, क्या तुम्हें इस वॉच के बारे में कुछ याद है? सीओ तुरंत ना में सिर हिला देता है, क्योंकि उसे इससे जुड़ी कोई भी याद नहीं थी। यह सुनकर चवन मन ही मन दुखी हो जाती है। तुम इसे कैसे भूल सकते हो, ये तो हमारी निशानी थी। दोनों एक जगह बैठते हैं। चवन बार बार उसी वॉच को उदासी से देख रही थी। इसे देखते हुए सीओ उसके पास आता है और उसे एक कैंडी देता है ताकि शायद उसका मूड ठीक हो जाए और वह पहले जैसी मुस्कान दिखाए। फ्लैशबैक। 200 साल पहले हम देखते हैं कि जुवन बेहद उदास बैठी होती है। तब सीओ उसके पास आकर उसे एक कैंडी देता है। इससे साफ हो जाता है कि 200 साल पहले भी दोनों एक दूसरे से जुड़े थे। वापस प्रेजेंट में सीओ जुवन को वही कैंडी खिला रहा होता है। कैंडी देकर वह वहां से चला जाता है। उसे जाते देखकर चवन किसी का पीछा करने लगती है। वह जल्दी जल्दी चल रही होती है, तभी एक लड़की से टकरा जाती है। टक्कर लगते ही चवन की कैंडी नीचे गिर जाती है। चवन उस लड़की से कहती है, कम से कम माफी तो मांग लो। यह सुनकर वह लड़की उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, चलते हुए देख नहीं सकती, उल्टा मुझे बोल रही हो और ऊपर से इतनी हकलाती क्यों हो? यह कहते हुए वह लड़की कैंडी को पैरों से कुचल देती है और जाने लगती है। यह देखकर चवन का गुस्सा फट पड़ता है और वह अपना मैजिक पावर इस्तेमाल करके उस लड़की को दीवार पर धक्का दे देती है। गुस्से से भरी वह लड़की चवन को मारने के लिए दौड़ती है। तभी बीच में सीओ आकर चवन को बचा लेता है और उस लड़की पर भड़क उठता है। लड़की गुस्से में कहती है, ये खुद ही मेरे सामने आकर लड़ाई करने लगी थी। इस पर चवन तुरंत बोल पड़ती है, बिल्कुल भी नहीं, यह मुझे बुली कर रही थी। इस मेरी कैंडी गिराई और फिर उसे कुचल भी दिया। यह सुनकर सीओ उस लड़की को आदेश देता है, जाओ कैंडी उठाओ और उसे वापस दो। लड़की अनमने मन से कैंडी उठाकर जुवन को देती है तो जुवन बेझिझक कहती है, मुझे नहीं चाहिए, अब ये गंदी हो चुकी है। यह सुनकर वह लड़की गुस्से में पैर पटकती है और वहां से चली जाती है। अब सीन बदलता है। चवन और सीओ साथ बैठे होते हैं, तभी उनका असिस्टेंट तेजी से आकर बताता है, सेकंड यंग मास्टर अपने आप गायब हो गए हैं। वह उन्हें एक वीडियो भी दिखाता है। वीडियो देखने के बाद चवन कहती है, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई और भी मैजिकल पावर घूम रही हो। सीओ तक्षण सेकंड यंग मास्टर की लोकेशन ट्रैक करने लगता है, लेकिन जैसे ही वह लोकेशन पता करने वाला होता है, उसका लैपटॉप अचानक हैक हो जाता है। स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। सीओ गुस्से से कहता है, मेरे लैपटॉप को हैक करने की हिम्मत किसने की? असिस्टेंट जवाब देता है, हो सकता है यह काम सियक ने किया हो। वही हैकिंग में मुझसे आगे है और पैसों के लिए यह सब आराम से कर सकता है। दूसरी ओर रूही किसी से बात करते हुए साजिश रचती है, हम सीओ को प्रॉपर्टी नहीं लेने देंगे, उसका फायर पॉइजन एक्टिवेट कर देंगे ताकि वह जल्दी मर जाए, फिर सारी प्रॉपर्टी हमारी होगी। इतने में उसकी मेड आकर उसे एक वीडियो दिखाती है। वीडियो में चवन की बोली लग रही होती है। वीडियो देखकर रूही के चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल उभर आती है। सीन, ग्रैंडफादर चवन को बुलाकर कहते हैं, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, और बताओ तुम मेरे पोते से कब शादी कर रही हो? डॉक्टर तुरंत कहते हैं, आप इस बारे में जल्दी फैसला ले रहे हैं। उसी समय सीओ अंदर आता है और कहता है, यह अभी शादी के लिए बहुत छोटी है। यह कहकर वह चवन को साथ लेकर वहां से निकल जाता है। सीन, कमरे में सीओ चवन से पूछता है, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों हो रही शादी करने की? क्या तुम मुझे पसंद करती हो? इस पर चवन गुस्से में उसकी गर्दन पर काट लेती है। अचानक सीओ की तबीयत बिगड़ने लगती है। तभी रूही अंदर आती है और चवन को इंजेक्शन देकर बेहोश कर देती है, फिर उसे वहां से उठा ले जाती है। सीओ बस ये सब देखता रहता है, मगर कुछ कर नहीं पाता। रूही हंसते हुए उसे ताना मारती है और वहां से चली जाती है। उसी समय डॉक्टर कमरे में आ जाते हैं। सीन, सीक्रेट लैब। चवन को एक डॉक्टर के लैब में लाया जाता है। डॉक्टर उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। रूही डॉक्टर को बताती है, यह 2 साल से सोई हुई है, इसे आइस ब्यूटी कहा जाता है। तुम्हें पता ही होगा कि इसके अंदर कितनी शक्तियां हैं। डॉक्टर चवन की शक्ति देखकर बेहद उत्साहित हो जाते हैं और खुश भी,
क्योंकि ये लड़की उनकी रिसर्च में बहुत मदद कर सकती थी। तभी लाइटें बार बार फ्लिकर होने लगती हैं। अचानक असिस्टेंट अंदर घुसता है और चवन को वहां से बचा लेता है। सीओ को होश आता है। दूसरी ओर सीओ को भी होश आ जाता है। असिस्टेंट बताता है चवन मिल चुकी है लेकिन अभी बेहोश है और रूही मर चुकी है। फिर रूही की बॉडी दिखाई जाती है। डॉक्टर को कुछ अजीब लगता है। वह जांच करता है और कहता है यह असली रूही नहीं है, किसी ने इसका मास्क पहन रखा था। यह सुनकर सीओ समझ जाता है कि असली रूही अभी भी जिंदा है। सीओ और चवन अगला सीन दिखाता है कि सीओ चवन के लिए खाना लेकर आता है। दोनों एक दूसरे को खिलाते हैं और थोड़ा रोमांस भी शुरू हो जाता है। तभी असिस्टेंट का फोन आता है। कॉल सुनकर सीओ छल्ला जाता है और कहता है अगर कोई जरूरी काम नहीं हुआ तो मैं तुम्हें भेड़ियों के आगे फेंक दूंगा। असिस्टेंट तुरंत बताता है लैब का एक्सपेरिमेंट शायद सक्सेसफुल हो गया है, आपको तुरंत बुलाया गया है। सीन लैब रिसर्चर बताती है मेडिसिन तैयार हो चुकी है, इससे आपका फायर पॉइजन पूरी तरह हट सकता है। सीओ दवाई की खुशबू चेक करता है। उसे थोड़ा अजीब लगता है लेकिन वह उन्हें सराहते हुए कहता है अच्छा काम किया। दैट ये कहकर वह बाहर जाता है और असिस्टेंट को आदेश देता है लैब को पूरी तरह से। सीओ असिस्टेंट से कहता है लैब को पूरी तरह जला दो। जैसे ही वह ये आदेश देता है अंदर से अचानक फायरिंग शुरू हो जाती है। इसी बीच यांग और उसके साथी भी वहां पहुंच जाते हैं और तीनों मिलकर रिसर्चरों पर हमला कर देते हैं। सीओ एक रिसर्चर को गोली मार देता है लेकिन उसी समय उसके फायर पॉइजन का अटैक शुरू हो जाता है और उसकी तबीयत बहुत खराब होने लगती है। उधर चवन के पास एक कॉल आता है। फोन पर आवाज कहती है सीयू की हालत बहुत ज्यादा खराब है। दूसरी ओर कुछ रिसर्चर लैब से भागते हुए कहते हैं अब तक तो सीओ मर भी गया होगा, हमने उसका फायर पॉइजन एक्टिव कर दिया है। तभी एक मास्क पहनी लड़की अचानक वहां आती है और पल भर में उन सभी को खत्म कर देती है। अब सीन घर का दिखाया जाता है। सीओ की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। उसी समय चवन वहां पहुंच जाती है और उसे शांत करने लगती है। सीओ उसे पकड़कर किस करने लगता है मानो उसी में उसे राहत मिल रही हो। कुछ देर बाद असिस्टेंट कहता है अगर इन्हें जल्दी होश में नहीं लाया गया तो इनकी जान भी जा सकती है। यह सुनकर चवन तुरंत कहती है मैं इन्हें होश में ला सकती हूँ। वह अपना हाथ काटती है और अपना खून सीओ को पिलाना शुरू कर देती है। कुछ ही पलों में सीओ आंखें खोल देता है। वह चवन से पूछता है तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? चवन मुस्कुराकर कहती है नहीं, मुझे दर्द नहीं हो रहा। सीओ उसे अपनी बाहों में खींचता है और धीमी आवाज में कहता है तुमने मेरी एक आग बुझा दी, अब दूसरी बुझाओ। और वह उसके साथ रोमांटिक होने लगता है। इसके बाद असिस्टेंट सीओ को बताता है लैब से जो लोग भागे थे वो सब मारे जा चुके हैं। वहां कोई निशान नहीं मिला, सिर्फ यह मास्क। सीओ मास्क को देखकर घूरने लगता है और सोचता है क्या यह मास्क उसी लड़की का है? क्या वह लड़की तुम ही हो? अगला सीन चवन और सीओ बातचीत कर रहे होते हैं। चवन पूछती है यह फायर पॉइजन तुम्हारे शरीर में कब से है? सीओ धीरे धीरे बताता है जब मैं 8 साल का था, मैं पेरेंट्स के साथ घूमने गया था। तभी हमें किडनैपर मिल गए। मेरे पेरेंट्स की उसी समय डेथ हो गई और मुझे ह्यूमन रिसर्च वाली लैब में ले जाया गया। वहां मैंने बहुत स्ट्रगल किया। एक दिन कुछ टेस्ट ट्यूब टूट गए और उनके केमिकल मेरे शरीर पर गिर गए। उसी दौरान मैंने एक डॉक्टर की आंख भी फोड़ दी और तब से मैं फायर पॉइजन से संक्रमित हूँ। फिर दादाजी ने मुझे बचाया और उन्होंने एक कंपनी भी खोली ताकि मेरे लिए एंटीडोट तैयार किया जा सके। चवन गंभीर होकर पूछती है तो तुम्हारा एंटीडोट अभी तक नहीं मिला? अभी भी तुम मुझ पर ही निर्भर हो? सीओ हल्के से मुस्कुराता है। ये देखकर चवन गुस्से में उसके हाथ पर काट लेती है और कहती है मैं तुम्हारी सेवियर हूं और तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो? दोनों हंसते हैं और साथ में खुशनुमा पल बिताने लगते हैं। तभी असिस्टेंट फिर आ जाता है। सीओ चिढ़कर कहता है ये बार बार कबाब में हड्डी बनने क्यों आ जाता है? बोलो क्या काम है? असिस्टेंट बताता है हमें वो लोग मिल चुके हैं जिन्होंने यह सब किया था। यह सुनते ही सीओ गुस्से में वहां से निकल जाता है। असिस्टेंट वहीं खड़ा होकर सोचता रह जाता है कि आखिर अभी क्या हुआ। इसके बाद सीओ दिखाया जाता है जो उन सभी को एक एक करके मार देता है। रूही अपनी मेड के साथ भाग रही होती है। सीईओ मेड को भी गोली मार देता है और रूही के सामने आ जाता है। तुम फैमिली की बेटी हो, इसलिए इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूं, लेकिन अगली बार तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रूही हंसते हुए कहती है हम भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, मेरा सेकंड ब्रदर इस बात का बदला जरूर लेगा। सीओ भौहें चढ़ाकर पूछता है तो तुम अभी भी उसके कांटेक्ट में हो? बताओ वो है कहाँ? रूही मुस्कुराकर कहती है तुम्हें क्या लगता है वह कहाँ? आप पर होता है तो सीओ सोचने लगता है और घबराकर कहता है ये मत बोलना कि वह अभी चवन के पास है। फिर सीन बदलता है।
हम देखते हैं कि च्वन कंप्यूटर पर बैठी यांग के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रही होती है। तभी अचानक यांग पीछे से आकर उसे किडनैप लेता है। अगले ही पल दिखाया जाता है कि यांग उसे एक सुनसान कमरे में लेकर जाता है और उसके साथ जबरदस्ती मिसबिहेव करने लगता है। लेकिन ठीक उसी समय वहां से वो पहुंच जाता है। यांग के आदमी सीओ को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे वहां से घसीट कर ले जाते हैं। तभी गुस्से से भरी च्वन खड़ी हो जाती है और तड़के से कहती, अभी तक मैंने तुम्हें छोड़ रखा था, पर अब मुझे अपना असली रूप दिखाना ही पड़ेगा। और वह अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सारे गुंडों को जोर से पटक देती है। सीन कट होता है। अब दिखाया जाता है कि सीओ और उसका असिस्टेंट भाग रहे होते हैं। तभी एक अनजान स्ट्रेंजर सामने आकर रास्ता रोक लेता है। वह सीओ को घूरते हुए कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी मिल जाओगे और तुम्हारा पुनर्जन्म भी इतना जल्दी हो जाएगा। कोई बात नहीं, अब तुम्हें दोबारा से मार देता हूं। यह कहते ही वह सीओ की एनर्जी को कंज्यूम करने लगता है। सीओ दर्द से तड़पने लगता है। तभी मास्क वुमन वहां पहुंच जाती है। वह तलवार घुमाकर स्ट्रेंजर की काली पावर को काट देती है और सीओ को उससे अलग कर देती है। लेकिन इस झटके की वजह से सीओ के सिर में भयानक दर्द उठता है और वह कंट्रोल खो देता है। मजबूरी में मास्क गर्ल उसकी गर्दन पर वार करके उसे बेहोश कर देती है। स्ट्रेंजर मास्क गर्ल को घूर कर पूछता है, तुमने मुझे पहचाना ही नहीं? मास्क गर्ल तुरंत उसे सुनाने लगती है और तलवार से अटैक कर देती है। स्ट्रेंजर भी पलटकर वार करता है। तभी वहां नांग आ जाता है। स्ट्रेंजर उसे देखकर धीमी मुस्कान के साथ कहता है, ठीक है, मैं अभी जा रहा हूं, पर नांग, अगली बार जब मिलूंगा वह तुम्हारा आखिरी दिन होगा। और वह गायब हो जाता है। नांग चवन से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? चवन बताती है कि वह अभी थोड़ी अनस्टेबल है और उसे वहां से जाने को कह देती है। खुद कुछ कदम चलकर वही बेहोश हो जाती है। सीन सीन फिर 2 साल पहले का दिखाया जाता है। चवन उस दौर में सीओ को ढूंढ रही होती है। तभी सीओ खुद उसके सामने आकर कहता है, हम अब साथ नहीं रह सकते। चवन टूटकर उससे कहती है, तुमने मुझसे शादी का प्रॉमिस किया था। लेकिन सीओ ठंडे चेहरे से जवाब देता है, अब मैं वह वादा तोड़ रहा हूं। और वह मुड़कर चला जाता है। सीन फिर प्रेजेंट में लौटता है। चवन यही सपना देख रही होती है जिसकी वजह से उसे पैनिक अटैक आता है। उधर सीओ के हाथ में अब भी वही मास्क होता है। जैसे ही वह चवन की हालत देखता है, तुरंत उसके पास दौड़ता हुआ आता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। वह असिस्टेंट से सब कुछ पूछता है। असिस्टेंट बताता है, जब मुझे होश आया, चवन आपके पास थी और स्ट्रेंजर जा चुका था। शायद चवन ने ही हमें बचाया है। सीओ तुरंत चवन को गोद में उठाता है और डॉक्टर के पास ले जाता है। 2 दिन बाद डॉक्टर चवन को चेक कर रहे होते हैं। जैसे ही डॉक्टर कुछ बताने लगते हैं, सीओ गुस्से में उनका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, मुझे बताओ उसे क्या हुआ है। डॉक्टर शांत होकर बताते हैं कि यह सब बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन सीओ गुस्से में डॉक्टर को लगभग मार ही देता कि तभी चवन को होश आ जाता है। सीओ तुरंत डॉक्टर को बाहर भेज देता है और चवन के पास आ जाता है। जैसे ही चवन सीओ के हाथ में मास्क देखती है, वह नजरें चुरा लेती है। सीओ पूछता है, बताओ ये सब क्या चल रहा है? चवन बहाना बनाती है, मुझे बस थोड़ा रेस्ट चाहिए, मुझे लग रहा है कि मैं सो जाऊं। सीओ उसे पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें भूख नहीं लग रही? 2 दिन से सो रही हो। चवन तुरंत मना करते हुए कहती है, नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। उसी पल उसके पेट से आवाज आती है। सीओ हल्की सी मुस्कान छोड़ देता है। चवन खाना खा लेती है और पेट भर जाता है। तभी सीओ उसके पास झुककर कहता है, अब जब तुम फुल हो गई हो तो मेरी इच्छा भी पूरी कर दो। और वह उसे किस करने लगता है। दूसरी तरफ डॉक्टर यांग को समझा रहे थे कि जो दवाई दी गई थी वह जहर कम करने के लिए थी। लेकिन वह और चोट लगवा कर आया जिसकी वजह से जहर तेजी से फैल गया है और अब उसकी टांगें बिल्कुल काम करना बंद कर चुकी हैं। यह सुनकर यांग गुस्से से कांपने लगता है। सीन फिर से सीओ और चवन की तरफ कट होता है। सीओ जब चवन के पास बैठा होता है तो उससे मार्क्स और बाकी बातों के बारे में पूछने लगता है। चवन धीरे धीरे नजरें झुकाकर कहती है, मेरे पास थोड़ी सी सुपर पावर है। सीओ उसकी बात पर शक भरी नजरों से देखकर कहता है, जिस स्ट्रेंजर को तुमने हराया था वो बहुत ज्यादा पावरफुल था और तुम कह रही हो कि तुम्हारे पास बस थोड़ी सी सुपर पावर है? चवन हल्की आवाज में बोलती है, थोड़ी नहीं, थोड़ी सी से ज्यादा। ये सुनते ही सीओ उसे अपनी तरफ खींचता है और अपनी गोद में बैठा लेता है। चवन धीरे से कहती है, मेरा इरादा तुम्हें चोट पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन सीओ अपने मन में सोचने लगता है, ये तो इतने वक्त से मुझे बेवकूफ बना रही थी। मैं इतनी आसानी से इस पर भरोसा कैसे कर लूं? इसे ऐसे ही जाने भी नहीं दे सकता। वह उससे और सवाल पूछने लगता है, जिस पर चवन तुरंत गुस्सा हो जाती है और तेज आवाज में कहती है, मैंने तुम्हारी जान बचाई, तुम्हारे ग्रैंडफादर की जान भी बचाई, फिर भी तुम मुझ पर शक कर रहे हो। वह उसे लगातार सुनाती रहती है और सीओ कुछ बोलने की कोशिश करता है,
पर चवन उसे बोलने ही नहीं देती। वह बड़बड़ाते हुए गुस्से में कहती है, अब मुझे तुम्हारे लिए कैंडी लाने की कोई ज़रूरत नहीं, और कैंडी उसके हाथ पर पटक देती है। फिर अचानक रोना शुरू कर देती है। ये देखकर सीओ पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है और जल्दी से कैंडी उसके मुंह में डाल देता है। वह नरम स्वर में कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ खरीद कर लाऊंगा, बस रोना बंद करो। फिर अगले सीन में दिखता है कि दोनों शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। चवन बहुत खुश खुश हर चीज उठाकर सीओ को पकड़ा रही थी। वह इतनी खुश होती है कि सीओ के गाल पर एक प्यारी सी किस भी कर देती है। सीओ सामान को साइड रखकर उसके और करीब आने लगता है। तभी अचानक वही लड़की आ जाती है जिसने पहले चवन को बुली किया था। वह सीओ के बहुत करीब आने लगती है। सीओ से कड़क आवाज में कहता है, पब्लिक एरिया में ऐसे मेरे करीब मत आया करो। लड़की उस दिन की बात के लिए माफी मांगने लगती है। चवन भी तुरंत माफी मांग लेती है, लेकिन उसी दौरान उसकी कैंडी नीचे गिर जाती है। वह उस लड़की से कहती है, क्या आप मेरी कैंडी उठा सकती हैं प्लीज? लड़की को यह बात काफी अजीब लगती है, फिर भी वह कैंडी उठाकर दे देती है। चवन उसे देखते ही कहती है, अब ये गंदी हो गई है, मैं इसे कैसे खा सकती हूँ? और उसी वक्त वह सीओ की जेब से एक नई कैंडी निकाल लेती है। ये देखकर उस लड़की को बहुत गुस्सा आता है और वह वहां से चली जाती है। सीओ हंसते हुए कहता है, तुम तो सच में काफी बुरी हो। चवन शर्माते हुए उसके करीब आने लगती है, तभी नांग वहां आ जाता है। उसे देखकर चवन बहुत खुश हो जाती है। नांग उसके गाल को छूने ही वाला होता है कि सीओ जल्दी से उसका हाथ छटक देता है। सीओ गुस्से में कहता है, तुम कौन हो? शायद तुमने इसे गलत इंसान समझ लिया है। नांग नाराज होकर कहता है, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी और तुम मुझे ही ये सब बोल रहे हो? सीओ कड़क आवाज में जवाब देता है, मेरी जान बचाने की कोई जरूरत नहीं थी तुम्हें। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। चवन घबरा कर दोनों को रोकती है और नांग को वहां से जाने के लिए कहती है। नांग दुखी होकर कहता है, जब भी मैं तुमसे मिलने आता हूं तुम मुझे जाने के लिए कह देती हो। सीओ ये सुनकर हैरान रह जाता है। फिर सीन दिखाता है कि सीओ गुस्से में चवन से पूछता है, तुम इस आदमी से कितनी बार मिली हो? और यह है कौन? चवन सिर झुकाकर कहती है, यह सिर्फ मेरा पुराना दोस्त है। वह वहां से जाने की कोशिश करती है लेकिन सीओ उसे जाने नहीं देता। सीओ फिर कहता है, मुझे अभी तक मेरा जवाब नहीं मिला। चवन धीरे धीरे कहती है, यह मुझे 200 साल पहले मिला था और मैं तुम्हारे पुनर्जन्म का इंतजार कर रही थी। जैसे ही तुम वापस आए मैं तुम्हारे पास आ गई और तुम्हें फॉलो करने लगी। सीओ को उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता। वह चौंक कर कहता है, तुम कैसी बच्चों वाली बातें कर रही हो? चवन मुंह फेर कर कहती है, मैं तुमसे पहले ही बहुत अपसेट थी इसलिए मैंने ऐसा किया। दूसरी ओर रूही ग्रैंडफादर को भड़का रही होती है कि सीओ ने उसकी मेड को मार दिया, जो उसके लिए बहन जैसी थी। वह कहती है कि सीओ बहुत खतरनाक है और वह ग्रैंडफादर पर भी हमला कर सकता है। तभी सीओ और चवन हंसते हुए अंदर आते हैं। रूही जैसे ही चवन को देखती है भड़क जाती है और ग्रैंडफादर को कहती है कि चवन एक आइस ब्यूटी और उसके बारे में गलत गलत बातें कहने लगती है। ग्रैंडफादर रूही को डांटते हैं और उससे कहते हैं कि वह दोनों से माफी मांगे। रूही गुस्से में वहां से चली जाती है। ग्रैंडफादर सीओ और चवन से कहते हैं, तुम दोनों जल्दी से शादी कर लो और मुझे परपोता दे दो। यह सुनकर चवन शर्माने लगती है और सीओ तो सीधे सीधे टीज करने लगता है। फिर डाइनिंग टेबल का सीन आता है। ग्रैंडफादर अब भी दोनों की शादी और बच्चे की बात कर रहे होते हैं। तभी रूही बोल पड़ती है, जवन कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। वह आइस ब्यूटी है। उसके पेट में कभी हलचल नहीं होती। अगर उसे प्रेग्नेंट होना होता तो कब की हो जाती, इतने समय से साथ है। सीओ शांति से कहता है, कोई और वजह भी हो सकती है। और वह कंडोम उसकी तरफ फेंक देता है। अगर चाहे सभी लोग उस चीज को देखकर शर्मिंदा होने लगते हैं, लेकिन ग्रैंडफादर तुरंत हस्तक्षेप करते हुए कहते हैं कि तुम सब बड़े हो चुके हो, इसमें शर्माने जैसी कोई भी बात नहीं है। तभी वह सभी को शांत करवाते हैं और बोलते हैं कि मेरा एक बेटा तो पहले ही गुजर चुका है और दूसरा कई सालों से लापता है। ऊपर से तुम सब ऐसे बच्चों की तरह झगड़ा कर रहे हो। इस पर रूही बीच में बोल पड़ती है कि सेकंड ब्रदर लापता नहीं है, बल्कि पैरालाइज हो गए हैं और यह सब फिफ्थ ब्रदर यानी सीओ की वजह से हुआ है। सीओ गुस्से में कहता है कि अभी भी मेरा हिसाब बाकी है। तभी ग्रैंडफादर दोनों को डांटते हैं और सेकंड ब्रदर को तुरंत लेकर आने का आदेश देते हैं। दूसरी तरफ घर का सीन दिखाया जाता है जहां डॉक्टर यांग की टांगों को चेक करते हुए बताते हैं कि इनके पैर पूरी तरह से खराब हो चुके हैं और ये पैरालाइज हो चुके हैं। ये सुनकर यांग गुस्से में कहता है कि यह सब सीओ ने करवाया है। सीओ भी जवाब में कहता है कि तुमने भी मुझे मुझे होटल में मरवाने की कोशिश की थी और वह उसे वही रिकॉर्डिंग दिखाता है।
रिकॉर्डिंग देखकर यांग सफाई देने लगता है कि यह सब झूठ है। लेकिन ग्रैंडफादर दोनों को झगड़ा रोकने के लिए कहते हैं। ग्रैंडफादर सीओ से कहते हैं कि तुम्हें जल्द से जल्द इसका एंटीडोज बनाना होगा। इस पर सीओ बताता है कि अभी रिसर्च पूरी नहीं हुई है, इसलिए कोई भी एंटीडोज मौजूद नहीं है। यह सुनते ही ग्रैंडफादर गुस्से में उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन बीच में जवान आ जाती है और बताती है कि सेकंड मास्टर की टांगें अभी पूरी तरह से खराब नहीं हुई है और अभी भी इलाज की उम्मीद है। डॉक्टर भी जवान की बात पर सिर हिलाते हैं। तभी यांग ड्रामा करने लगता है। अपने पैरों पर खुद मारते हुए कहता है कि इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। उसका ड्रामा देखकर ग्रैंडफादर थोड़ा पिघल जाते हैं और डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या सच में कोई उपाय नहीं है। तभी रूही बोल पड़ती है कि एक उपाय है। जैसे मैंने पहले बताया था, आइस ब्यूटी का खून किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है, तो ये लड़की यांग की मदद कर सकती है। वह चौहान की ओर देखती है और कहती है, वैसे भी तुम तो चू फैमिली में शादी करना चाहती थी, तो थोड़ा साबलर देकर इस फैमिली की मदद तो कर ही सकती हो। ग्रैंडफादर भी चौहान से मदद मांगते हैं। चौहान बताने लगती है कि अंगूठी करने के लिए उसका आधा खून लग जाएगा। यह सुनकर ग्रैंडफादर हैरान रह जाते हैं। तभी सीओ तुरंत मना कर देता है और कहता है कि वह अपना खून नहीं देगी। रूही इस पर भड़क कर बोलती है इसलिए मना कर रहे हैं ताकि सेकंड ब्रदर रास्ते से हट जाए और सारी प्रॉपर्टी इन्हीं के हाथ लग जाए। ग्रैंडफादर फिर सबको चुप कराते हैं और सीओ को समझाते हुए कहते हैं कि वह तुम्हारा सगा भाई है। फिर वह जवान से भी कहते हैं कि शायद यह तुम्हारे लिए अनफेयर होगा, लेकिन फिर भी तुम जो कर सकती हो उसकी मदद करो। पर सीओ फिर भी साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मैं किसी भी हालत में चवान को चोट नहीं लगने दूंगा। वह चवान का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगता है। तभी यांग रोते हुए कहता है कि मैं अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगता हूँ, प्लीज मेरी मदद कर दो, लेकिन चवान इसे भी मना कर देती है। इसके बाद सीओ सीओ और चवान अस्पताल जाते हैं जहाँ जा रहे हैं, जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि चवान कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती क्योंकि उसके पेट में ओवरीज ही नहीं है। यह सुनकर दोनों सदमे में आ जाते हैं। जब ये बात ग्रैंडफादर को पता लगती है तो वह सीओ से कहते हैं कि अब तुम चवान से दूर रहो, क्योंकि अब सिर्फ तुम ही इस घर का आखिरी वारिस हो जो इस खानदान को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन सीओ उनकी बात ठुकरा देता है। तभी जवान खुद सीओ से कहती है कि तुम्हें ग्रैंडफादर की बात मान लेनी चाहिए, और वह वहां से चली जाती है। फिर जैसे ही वह बाहर निकलती है, जाकर नान के साथ बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। तभी वहां यांग आता है और उसे संभाल कर अपने साथ ले जाता है। वो उसे बेड पर लिटा देता है जहां नशे में वह बार बार यो का नाम ले रही होती है। सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वह सीओ के पास जाती है। सीओ उसे रोते हुए कहता है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा। यह सुनकर चवान गुस्से में आ जाती है और बोलती है, तुमने 62 साल पहले भी यही कहा था और आज भी वही बात दोहरा रहे हो। तब भी वादा पूरा नहीं किया था, क्या इस बार कर पाओगे? यह कहकर वह वहां से चली जाती है। उधर रूही अपने आदमियों को उसे पकड़कर लाने का आदेश देती है। सीओ उसे ढूंढने पहुंचता है, लेकिन तभी चवान अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और थकान से बेहोश हो जाती है। रूही के आदमी इस मौके का फायदा उठाते हैं और चवान को उठा ले जाते हैं। रूही उसका खून निकालकर यान के शरीर में ट्रांसफर करने लगती है। जैसे ही यह होता है, यान ठीक होकर खुद खड़ा होने लगता है। दोनों वहां से चले जाते हैं, जबकि उनके आदमी चवान के साथ गलत व्यवहार करने लगते हैं। दूसरी तरफ सीओ की शादी लाइन के साथ चल रही थी। तभी उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। उसे महसूस होता है कि चवान की जान खतरे में है। वह तुरंत उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। उधर नान समय पर पहुंचकर चवान को उन लोगों से बचा लेता है और उसे लेकर निकलने की कोशिश करता है। मगर तभी सीओ वहां आ जाता है और नान को चवान के साथ देखकर गलतफहमी में पड़ जाता है। चवान उसे समझाने की कोशिश करती है, पर वह कुछ नहीं सुनता। तभी अचानक वह बेहोश हो जाती है। नान उसे उठाकर ले जाते हुए सीओ से कहता है, ना तुम पहले चवान को बचा सके और ना ही अब उसकी रक्षा कर पा रहे हो। यह सुनकर सीओ अपने असिस्टेंट को फोन करके चवान के साथ हुए हर एक घटना की जानकारी निकालने को कहता है। फिर सीओ एक आदमी को पकड़कर पीट रहा होता है, जो खुलासा करता है कि इसके पीछे रूही यान और रूही के आदमी का हाथ है। यह सुनकर सीओ गुस्से से भर उठता है और रूही के पास पहुंचता है। वह उसके बाल पकड़कर उसे चाकू मारने ही वाला था कि भी उसका ग्रैंडफादर आकर उसे रोक लेते हैं। सीओ सिर्फ उसे चेतावनी देकर वहां से चला जाता है। उधर सू हॉस्पिटल में था कि उसके ग्रैंडफादर आकर उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि उसे उससे पंगा लेने की क्या जरूरत थी। सू कहता है कि वह तो बस आइसा ब्यूटी के साथ थोड़ा समय बिताना चाहता था। यह सुनकर उसके ग्रैंडफादर उसे थप्पड़ मारते हुए कहते हैं कि आइसा ब्यूटी बहुत खतरनाक है। पहले भी एक आदमी ने उससे गलत व्यवहार किया था और उसने पूरा शहर तबाह कर दिया था। तभी एक स्ट्रेंजर आता है और दोनों को साथ मिलकर काम करने का ऑफर देता है। मिस्टर लू, जो सू के ग्रैंडफादर हैं, इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं।
दूसरी ओर चवान अपने घर जाने के लिए निकलती है, लेकिन रास्ते में एक इनविजिबल वॉल से टकरा जाती है। ये वॉल नान ने बनाई थी। ये देखकर वह नान पर गुस्सा होने लगती है। नान उसे शांत करते हुए बताता है कि उसे अभी आराम की ज़रूरत है, इसलिए वह घर नहीं जा सकती। चवान कुछ सोचकर मान जाती है। फिर वह अपनी कलाई की घड़ी देखकर कहती है, सीओ ने यह घड़ी मुझे तब दी थी जब युद्ध चल रहा था, और उसी दिन के बाद मैं उससे अलग हो गई थी। अगर जब चवान मिली तब नांग ने कहा कि 200 साल पहले वाला सीओ, जिसे वह पसंद करती थी, अब मर चुका है। जरूरी नहीं कि वह व्यक्ति जिससे वह अभी मिली है वही सीओ का पुनर्जन्म हो। तभी लाइन आती है और कहती है, मुझसे सीओ ने शादी करने से मना कर दिया, लेकिन जब वह तुम्हें किसी और लड़के के साथ देखेगा तब वह मान जाएगा। इधर हॉस्पिटल में शू को मारने के लिए सीओ पहुंच जाता है, मगर मिस्टर लू समय पर आ जाते हैं और उसे रोकते हुए कहते हैं, पहले तुमने मेरी बेटी से शादी करने से मना किया, और अब यहाँ क्या कर रहे हो? सीओ उनकी बात अनसुनी करते हुए एक फोटो में नांग और चवान को एक साथ देखकर पूछता है, अभी वह दोनों कहाँ हैं? दूसरी तरफ स्ट्रेंजर नांग और जवान को बांधकर उनकी पावर्स खींच रहा होता है। जवान कहती है, तुम वन हाई हो ना? 200 साल पहले भी यही काम किया था और अब भी वही कर रहे हो। नांग मुस्कुराते हुए कहता है, तुम तो जल्दी ही मुझे पहचान गई। अब मेरे पास बहुत सारी एनर्जी है, और जैसे ही सीओ का जन्म हुआ, मेरी एनर्जी और बढ़ गई। ये सुनकर जवान गुस्से में कहती है, तो तुम्हारी वजह से ही सीओ को फायर पॉइजन नाम की बीमारी हुई। नांग कहता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। बचपन में मैं उस पर रिसर्च कर रहा था, मगर एक दिन वह अचानक भाग गया। फिर मैंने अपने डॉक्टर को बुलाकर उन दोनों पर रिसर्च करने को कहा। इसके बाद वह वहां से चला जाता है। अब हम सीओ के पास आते हैं, जो उसी जगह पहुंच चुका है और कई गुंडों से लड़ने वाला है। तभी मिस्टर लू आ जाते हैं और सभी के साथ चौहान को भी बंधक बनाते हैं। वे कहते हैं, अगर तुम मेरी बेटी से शादी कर लोगे और प्रॉपर्टी का हिस्सा मेरी बेटी के नाम करोगे, तभी मैं चौहान को जाने दूंगा। ये सुनकर सीओ जल्दी से पेपर्स पर साइन कर देता है, लेकिन मिस्टर लू चौहान को आज़ाद नहीं करते और कहते हैं, अभी तुम मेरी बेटी से शादी नहीं की। इसी दौरान शियो को पता चलता है कि उन लोगों ने शू को भी किडनैप कर लिया है। फू मिस्टर लू को रिकॉर्डिंग सुनाता है एंड जिसे वह चौहान को जाने देता है। दोनों जाते देख वह एवल स्माइल करने लगता है। घर पर जब सीओ आता है तो डॉक्टर चेक करते हैं और बताते हैं कि यह चौहान पहले वाली तरह नहीं दिख रही। उसकी बॉडी सामान्य महिला जैसी है। यह सुनकर सीओ कहता है, अब सच्चाई का पता तभी चलेगा जब चौहान होश में आएगी। कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। चौहान को होश आ चुका है, मगर अब उसे कुछ भी याद नहीं है। यह देखकर डॉक्टर सोचने लगता है कि अचानक उसकी मेमोरी कैसे भूल गई। क्या वह नाटक तो नहीं कर रही? इसके बाद डॉक्टर पानी का गिलास उठाकर उसे फेंक देता है। यह देखकर शियो को गुस्सा आता है। फिर डॉक्टर देखते हैं कि वह लड़की वास्तव में जवान नहीं है। उसने मास्क पहनकर जवान होने का नाटक किया था। वे उसे पकड़ लेते हैं। तभी मिस्टर लू आते हैं, धमकी देते हुए कि अगर अगर तुम जवान को जिंदा देखना चाहते हो तो मेरी बेटी से शादी कर लो। दूसरी तरफ डॉक्टर चौहान पर रिसर्च कर रहा था और उसे इंजेक्शन लगाने वाला था। तब चौहान अपनी पावर का उपयोग करने लगती है। नांग डरकर उसे ऐसा करने से रोकता है क्योंकि उसकी बॉडी काफ़ी कमज़ोर थी और ऐसा करने पर वह मर सकती थी। मगर चौहान नहीं मानती और अपने पावर से डॉक्टर को मार देती है। इसके बाद उसकी हालत बिगड़ने लगती है। वह नांग को वहां से भागने को कहती है, लेकिन वह उसे अकेला छोड़कर जाने को तैयार नहीं होता। फिर ग्रैंडफादर भी सीओ को लाइन से शादी करने के लिए फोर्स करते हैं। इसी बीच सीओ को कॉल आता है, जिससे उसे पता चलता है कि चौहान का पता चल गया है। नांग अपने पावर्स का उपयोग करके चौहान की जान बचा लेता है। तभी सीओ भी आ जाता है, लेकिन उन दोनों को साथ में देखकर गलतफहमी में वहां से चला जाता है। अब हम सीओ और लाइन की शादी का सीन देखते हैं। तभी नांग और चौहान साथ में आ जाते हैं। इसे देखकर सीओ गुस्से में कहता है, तुम किसी और के साथ कैसे जा सकती हो? मैंने तुम्हें खरीदा है। चौहान जवाब देती है, तुमने अपनी बीमारी सही करने के लिए मुझे खरीदा था। अब जब ठीक हो चुकी हूं, इसका मतलब तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं। नांग उसके मुंह पर कट मारते हुए कहता है, ये लो, इसमें उतने पैसे हैं जितने में तुमने चौहान को खरीदा था। फिर वे दोनों वहां से चले जाते हैं। तभी वन हाया जाता है और कहता है, आज इतने सालों बाद 3 पावर्स एक साथ दिख रहे हैं। ये सुनकर सीओ सोचता है कि पहला पावर चवान का है, तल्ली दूसरा नांग का, और तीसरा कौन है? वन हाई उसे थंडर गॉड के नाम से बुलाता है, जिससे साफ हो जाता है कि तीसरा पावर कोई और नहीं बल्कि सीओ का है। नांग और चवान मिलकर उस पर हमला करते हैं, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं होता। वह हंसते हुए कहता है कि बिना थंडर गॉड की पावर काम नहीं करेगी। फिर वह चौहान पर हमला करता है। इसे देखकर सीओ उसे बचाता है और पंच मारता है, जिससे उसकी पावर वापस सीओ को मिल जाती है।
सीओ के पावर्स के सामने वन हाई टिक नहीं पाता और उसका खात्मा हो जाता है। उसके साथ ही सीओ कमजोर पड़ने लगता है। नांग और जवान उसे घर लेकर जाते हैं और अपनी पावर्स से उसे ठीक करते हैं। जैसे ही सीओ होश में आता है, वह कहता है, मुझ सब कुछ याद आ चुका है। मैं इस बार तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर वह दोनों ग्रैंडफादर के पास जाते हैं और रूही और यांग का असली रूप सबके सामने दिखाते हैं। ये जानकर ग्रैंडफादर उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं। मिस्टर लू भी सीओ से माफी मांगते हैं, शादी कैंसिल करते हैं और वहां से चले जाते हैं। अंत में सीओ वांचू को प्रपोज करता है, उसे रिंग पहनाता है और उसका हक हासिल कर लेता है। इसी के